तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। और एनिमेशन और विजुअल के साथ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो या नोट्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसे मेजर कैसे किया जाता है, कंट्रीज को डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसे कंपेयर किया जाता है, और तो और हम यह भी देखेंगे कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। What development promises different people different goals। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट क्या होता है तो आप कहेंगे कि रोड्स का बनना डेवलपमेंट है, स्कूल और हॉस्पिटल का बनना डेवलपमेंट है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करोगे तो आप कह सकते हो कि एनी इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन ए स्पेसिफिक कंट्री इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन दोस्तों, जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल भी हो सकते हैं। जैसे कि जो किसान है उसके लिए उसकी फसल का ज्यादा प्राइस मिलना डेवलपमेंट गोल हो सकता है। सिमिलरली जो मजदूर होता है उसके लिए दिन के ज्यादा वेजेस मिलना डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन दोस्तों, जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होता है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि जो डैम्स हैं वो फार्मर्स के लिए तो अच्छा है क्योंकि डैम्स से उन्हें इरिगेशन के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके लिए यह अच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें उस जगह से माइग्रेट करना पड़ेगा और अपना लाइवलीहुड भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इनकम एंड अदर गोल्स। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो किसान हैं अपनी क्रॉप का ज्यादा प्राइस चाहते हैं और जो लेबर हैं वो ज्यादा वेजेस चाहते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो ये लोग हैं वो ज्यादा इनकम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा इनकम के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग चाहते हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। और तो और कुछ केसेस में तो यह ज्यादा इनकम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जीने के लिए केवल मटेरियल गोल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इमेजिन करो कि आपको घर से कहीं दूर जॉब मिली है। उसे एक्सेप्ट करने से पहले आपको इनकम के अलावा भी कई और फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा। और आप किसी ऐसी जॉब के बारे में भी इमेजिन कर सकते हो जो आपको ज्यादा पे कर रही हो, लेकिन उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और आपके पास टाइम भी नहीं होगा अपनी फैमिली के लिए, जिससे आपकी फ्रीडम भी अफेक्ट होगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। लोग केवल इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो अदर फैक्टर भी देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, तो अभी हमने देखा कि जो लोग होते हैं उनके गोल्स अलग अलग होते हैं। इसी कारण उनकी जो नेशनल डेवलपमेंट के प्रति धारणाएं होती हैं वो भी अलग होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब देश में अच्छी सड़कें बनेगी तो देश का डेवलपमेंट होगा। कुछ लोग मानते हैं कि जब देश में अच्छी पॉलिटिक्स होगी तब देश का डेवलपमेंट होगा। तो इससे एक बात साफ होती है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट नोशंस टुवर्ड कंट्रीज डेवलपमेंट, और जब नोशंस डिफरेंट होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगे। लेकिन क्या इन सभी आइडियाज को इक्वली इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाएगा, और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किसी एक को डिसाइड कैसे किया जाएगा? ये सब करने का फेयर पाथ क्या होगा और हमें
यह भी सोचना होगा कि इसे करने का कोई और बेटर रास्ता है या नहीं, और क्या इस आइडिया से लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फायदा होगा या किसी एक स्मॉल ग्रुप को। तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में सोचना ही नेशनल डेवलपमेंट होता है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यदि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है तो हम कुछ कंट्रीज को डेवलप्ड और कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कैसे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो इमेजिन करो कि आपको क्लास के दो स्टूडेंट के बीच ग्रुप लीडर के लिए कंपैरिजन करना है। दोनों में ही कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस। तो यूजुअली हम उन दोनों की कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे और उसी की बेसिस पर उन्हें कंपेयर करेंगे, जैसे कि फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो कुछ ऐसा ही डेवलपमेंट के साथ भी है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम को मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट कंसिडर किया जाता है। जिन कंट्रीज की इनकम ज्यादा होती है उन्हें ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है उन कंट्रीज से जिनकी इनकम कम होती है, क्योंकि जब ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा कंजप्शन भी होगा। इसीलिए इनकम को ही इम्पोर्टेंट गोल कंसीडर किया जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कंट्री की इनकम क्या होती है। तो जो कंट्री की इनकम होती है वो बेसिकली उसमें रहने वाले सभी लोगों की इनकम का सम टोटल होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन दोस्तों, कंट्री के बीच कंपैरिजन करने के लिए टोटल इनकम सही मेजर नहीं है, क्योंकि सभी देशों की पॉपुलेशन अलग अलग होती है। इससे हमें यह नहीं पता चलता कि उस पार्टिकुलर कंट्री में रहने वाले एवरेज सिटीजन की इनकम क्या है, और ना ही कि एक देश के लोग दूसरे देश से कितने बेहतर हैं। तो इसीलिए हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एवरेज इनकम क्या होती है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि द एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन ए स्पेसिफिक ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे फाइंड कैसे करते हैं। जब कंट्री की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है पर कैपिटा या एवरेज इनकम। तो वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर या उससे अधिक होती है वो रिच कंट्रीज हैं, और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर्स या उससे कम है वो लो इनकम कंट्रीज हैं। हमारी इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में आती है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम 1820 यूएस डॉलर्स हैं, और जो रिच कंट्रीज हैं वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन स्मॉल कंट्रीज। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो इंडिविजुअल हैं उनके एस्पिरेशंस और गोल केवल बेटर इनकम नहीं हैं, उनके अदर गोल्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा। सिमिलरली जब हम किसी नेशन या रीजन को कंपेयर करते हैं तो एवरेज इनकम के अलावा भी कई और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स को इक्वली देखते हैं। तो चलिए इसे एक डाटा की मदद से और अच्छे से समझते हैं। तो इस टेबल में हरियाणा, केरला और बिहार के पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो का डाटा दिया हुआ है। तो इस डाटा को एनालाइज करने से पहले चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये इंडिकेट करता है कि किसी पार्टिकुलर ईयर में बोर्न हुए 1000 चिल्ड्रंस में से कितनों की डेथ 1 साल की एज से पहले हो जाती है। और नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। ये मेजर करता है कि 7 और उससे अबव एज ग्रुप के कितने % लोग पढ़े लिखे हैं यानी लिटरेट हैं। इसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये रिप्रेजेंट करता है कि 14 से 15 इयर्स की एज के कितने % बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उस सेम एज ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में से। तो चलिए अब हम इस डाटा को देखते हैं। इस डाटा के दूसरे कॉलम में लिखा है कि केरला के 1000 चिल्ड्रंस में से 10 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो 1 साल के होने से पहले ही
मर जाते हैं और ये नंबर हरियाणा और बिहार में तो 3 गुना से भी ज़्यादा है। और तो और जो लास्ट कॉलम है उसके अकॉर्डिंग बिहार में 14 से 15 एज ग्रुप के हाफ से भी ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। यदि ये आपके साथ होता तो आप वो भी नहीं पढ़ पाते जो अभी आप पढ़ रहे हो। आई बात समझ में? पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन के वेलबींग और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी एंड फूड। पब्लिक फैसिलिटीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि फ्रेश एयर, मेडिसिन, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट एसेट्रा। इसलिए कहा गया है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। और ये सच भी है, और ऐसा अभी हमने देखा भी कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं। सिमिलरली कुछ स्टेट में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से फंक्शन भी कर रहा है और इसी कारण लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा है। बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है ये पता लगाने के लिए कि एक व्यक्ति नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेटेड। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे फाइंड कैसे करते हैं। जब हम हमारे वेट इन केजीज को हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें हमारा बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार यदि हमारा BMI 18 से कम है तो हम अंडर नरिश्ड हैं यानी कुपोषित हैं, और यदि हमारा BMI 25 से ज़्यादा है तो हम ओवरवेटेड हैं, और यदि हमारा BMI 18 से 25 के बीच है तो हम नरिश्ड हैं यानी फिट हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि इनकम एक इम्पोर्टेंट गोल है, लेकिन ये फिर भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसी को देखते हुए UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2019 में एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन्होंने इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर 189 कंट्रीज को कंपेयर किया और रैंक भी दी। तो दोस्तों, इसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो इस रिपोर्ट में 131th रैंक ऑक्यूपाई करती है, जो कि हमारी नेबरिंग स्मॉल कंट्रीज से बहुत कम है। और तो और श्रीलंका जैसी कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे है। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट का रियल मीनिंग बेटर इनकम से ज़्यादा लोगों की हेल्थ और एजुकेशन वेलबींग है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जब हम फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज किए बिना डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोग अपनी नीड को नहीं, ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। मतलब कि हमें ये वर्ल्ड अपने पूर्वजों से वसीयत में नहीं मिला है, ये हमने अपने बच्चों से उधार में लिया है। तो दोस्तों, हमें हमारे अर्थ पर 2 तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो समय के साथ रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर। लेकिन दोस्तों, यदि हम इसे ओवर यूज करेंगे तो इसे रिन्यू होने का समय नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमारी फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि समय के साथ रिन्यू नहीं होते हैं और हमारी अर्थ पर फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी ज़रूरी है, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों, आपका यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।